नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं इस बुक के और 10वां चैप्टर अपने शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। चैप्टर नंबर 10 है आपका और चैप्टर का नाम है तरल के या तरलों के यांत्रिकी गुण। ठीक है, ये अपने चैप्टर का नाम है तरलों के यांत्रिकी गुण, या सीधा सीधा आप इसमें बोल सकते हो तरल के यांत्रिक गुण। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। इसके बाद में सिर्फ आपके 5 चैप्टर बचते हैं। तो देखिए तरलों के यांत्रिक गुण, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि तरल क्या होते हैं। यानी हम लोगों ने जो चैप्टर का नाम लिखा है उसके अंदर तरल शब्द जो हम लोगों ने लिखा है, इस तरल का क्या मतलब है। तो तरल का मतलब देखिए, तरल का मतलब क्या होगा। तरल वो पदार्थ होते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर, तरल जो है वो क्या होते हैं, तरल वो पदार्थ होते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर जो क्या प्रारंभ कर देते हैं, बहना प्रारंभ कर देते हैं। तरल जो है वो क्या होते हैं, तरल वो पदार्थ होते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर क्या कर देते हैं, बहना प्रारंभ कर देते हैं। उनको अपने किस नाम से जाना जाता है, तरल के नाम से जाना जाता है। तरल के अंदर क्या होता है कि तरल जो होता है इनकी कोई निश्चित ज्यामिति, निश्चित आकार या आकृति नहीं होती। ठीक है, यानी तरल हमारे पास में जो होते हैं ना तो इनका कोई निश्चित आकार होता है, ना ही इनकी कोई निश्चित एक आकृति होती है। आप लोग जिस भी पात्र के अंदर आप लोग क्या करते हो, जिस भी पात्र में इन्हें डालते हो, ये क्या कर लेते हैं, उनका आकार और आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। तो तरल क्या होते हैं, तरल वो पदार्थ होते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर बहना प्रारंभ कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, तरल कहलाते हैं। दूसरा, तरल जो होते हैं इनका ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई निश्चित आकृति होती है। इन्हें जिस भी पात्र के अंदर आप लोग डालोगे ये उसका क्या कर लेते हैं, आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो उन्हें अपने किस नाम से जानते हैं, तरल के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए कि तरल जो है इसके अंदर क्या आते हैं, तो तरल के अंदर आपके एक तो आते हैं द्रव और एक आती है गैस। ठीक है, द्रव और गैस दोनों जो है वो किसके अंदर आती है, तरल के अंदर आती है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि तरल जो है उसके अंदर द्रव और गैसें दोनों आती है, न कि अकेला द्रव आते हैं। यानी गैसें जो है वो भी किसके अंदर शामिल होती है, तरल के अंदर शामिल होती है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि द्रव और गैस जो है वो दोनों किसके अंदर आते हैं, तरल के अंदर आते हैं। अब देखिए आगे, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंदर, भौतिक विज्ञान जो आपका है, फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में अपने किसका अध्ययन करते हैं, तरल की स्थिर अवस्था का अध्ययन करते हैं। स्थिर अवस्था, या आप लोग बोल सकते हो स्थिर तरलों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे अपने किस नाम से जानते हैं, उसे अपने द्रव स्थितिकी के नाम से जानते हैं। उसे अपने क्या कहते हैं, द्रव स्थितिकी भौतिक विज्ञान कहते हैं। और जिसके अंदर अपने गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, गतिशील तरलों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपने क्या कहते हैं, उसे अपने द्रव या तरल गतिकी आप लोग बोल सकते हो। द्रव या तरल गतिकी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ये बात यहाँ पर भी लागू है। आप लोग इसे तरल या द्रव स्थितिकी बोल सकते हो और यहाँ आप लोग इसे तरल या द्रव गतिकी भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या है, इनके बारे में ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए तरल है कि तरल क्या होते हैं, तरल वो पदार्थ होते हैं। देखो इससे पहले हम लोग ठोस के बारे में पढ़ चुके हैं। पीछे वाला जो चैप्टर हमारा था वो किसके बारे में था, ज़्यादातर आपका जो चैप्टर था वो ठोस के बारे में था। और ये जो आपका चैप्टर है ये तरल के बारे में, और तरल के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, द्रव और गैस जो है वो दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, आपके तरल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर। देखिए नया टॉपिक इसमें शुरू करते हैं और नया टॉपिक है तरल दाब। तरल दाब या द्रव दाब। तो देखिए आपका नया टॉपिक तरल दाब।
और इसके अंदर अपने सबसे पहले पढ़ेंगे दाब के बारे में, ठीक है, कि दाब जो होता है, इस दाब का क्या मतलब है। तो तरल द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर, तरल द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को तरल द्वारा एकांक या इकाई क्षेत्रफल द्वारा, एकांक या इकाई क्षेत्रफल द्वारा लगने वाला दाब, अभिलंबवत लगने वाला बल, अभिलंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तरल दाब अपने किसे कहते हैं, तो तरल द्वारा या तरल के एकांक क्षेत्रफल द्वारा अभिलंबवत लगने वाले बल को किस नाम से जानते हैं, अपने दाब के नाम से जानते हैं। अगर अपने ये मान करके चले कि ये दाब जो है वो कितना है, P है, दाब कितना है, P है, और तरल के अभिलंबवत जो बल लग रहा है, अभिलंब जो बल लग रहा है उसका मान कितना है, F है, और जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है, यानी A क्षेत्रफल जो है उस पर अभिलंबवत जो बल लग रहा है वो कितना है, अगर F है तो दाब P किसके इक्वल होता है, दाब P इक्वल होता है F/A के। तो P इक्वल किसके, F/A के। तो हमारा P किसके बराबर है, F/A के बराबर है। ये किसका सूत्र है, दाब का सूत्र है, किसके बराबर है, बल बटा क्षेत्रफल के बराबर है, और इसी को अपने किस नाम से जानते हैं, तरल दाब के नाम से जानते हैं। बात करें अगर अपने इसके मात्रक और विमा की, तो मात्रक देखिए इसका मात्रक क्या होगा। तो अपने मात्रक देख रहे हैं दाब का, किसका, दाब का, और दाब के अंदर सबसे पहले आप लोग यहाँ देखोगे तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन अपॉन में क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बन जाता है, या न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है पास्कल के नाम से, ठीक है। यानी जो वैज्ञानिक थे पास्कल, उनके सम्मान में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पास्कल। और किससे लिखा जाता है, तो इसे लिखा जाता है PA से, किससे लिखा जाता है, PA से लिखा जाता है। MKS या SI पत्ती के अंदर आप लोग लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आपने इसे क्या कहते हैं, पास्कल। और CGS पत्ती के अंदर अगर बात की जाए तो CGS पत्ती के अंदर आपको पता है कि जो बल होता है, बल का मात्रक CGS पत्ती में क्या होता है, डाइन। तो अपने ऊपर क्या लिखेंगे, डाइन लिखेंगे, अपॉन मीटर स्क्वायर को अपने किस रूप में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो इसका मात्रक क्या बन जाता है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन सी पद्धति मात्रक आता है इसका, ये मात्रक आता है इसका CGS पद्धति के अंदर। इसके अलावा एक अन्य जो सामान्य प्रचलित इसका मात्रक है वो है वायुमंडलीय दाब। इसका सामान्य मात्रक जो होता है वो होता है वायुमंडलीय दाब, ठीक है, जिसे अपने एटमॉस्फेयर या ATM के नाम से जानते हैं। तो अपने पास में जो एक एटमॉस्फेयर होता है या एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, एक जो हमारे पास में ATM है, या आप लोग इसे वायुमंडलीय दाब कहते हो, इसे लिख सकते हो कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर, इसके बाद इसकी विमा बचती है। तो विमा आप लोग इसकी आराम से निकाल सकते हो, विमा में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके, क्योंकि ऊपर बल लिखा हुआ और नीचे क्या लिखा गया है, मीटर स्क्वायर लिखा गया है। बल की विमा के बारे में अपने पीछे जो चैप्टर पढ़ करके आए हैं उनमें बहुत बार बल की विमा का अपना जिक्र कर चुके हैं। और अपॉन में क्या बचता है, इसके मीटर स्क्वायर बचता है। तो सबसे पहले तो आप लोग किसकी विमा लिखोगे, इसके अंदर बल की विमा लिखोगे, और बल के लिए न्यूटन है, और न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं, M1L1T-2 अपॉन के अंदर आप लोग देख सकते हो मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर होने का मतलब लंबाई की विमा है, कितनी बार है, 2 बार है। तो इससे देखिए क्या आएगा, इससे आएगा M1L, ये 2 ऊपर गया माइनस का 1 और T माइनस का 2, ये किसकी विमा बन जाती है, आपकी दाब की विमा बन जाती है, ठीक है। M1L-1 और T-2 ये किसका विमीय सूत्र है, तो ये आपके पास में जो है वो दाब का विमीय सूत्र है, ठीक। तो ये अपना टॉपिक था दाब। सबसे पहले दाब के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि दाब जो है वो कहते किसे हैं। तो आप लोग जैसे कि
शुरुआत के जो चैप्टर थे फर्स्ट फिजिक्स के, उसके अंदर मैंने आपको दाब बताया था, तो वहाँ भी आप लोगों ने देखा था कि F/A जो होता है वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। बल बटा क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो किसका होता है, दाब का होता है। तो यहाँ आपको दाब क्या बताना है, यहाँ आपको बताना है तरल द्वारा या तरल के एकांक क्षेत्रफल द्वारा अभिलंब लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, यानी P=F/A। ठीक है, मात्रक बल के लिए आप लोग न्यूटन लिखते हो और क्षेत्रफल के लिए आप लोग मीटर स्क्वायर लिखते हो, तो इसका मात्रक बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसे किस नाम से जाना जाता है, पास्कल के नाम से जाना जाता है। अगर सीजीएस पत्ती में बात की जाए तो न्यूटन को लिखा जाता है डाइन से, मीटर को लिखा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर से। ठीक है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो इसे आप लोग क्या लिख दोगे, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे। और इसी को किस नाम से जाना जाता है, अपने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसका एक प्रचलित मात्रक जो है वो सामान्यतः अपने काम में लेते हैं, वो आता है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब की अगर बात करें तो एक वायुमंडलीय दाब जो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दाब के बारे में लिख सकते हैं। और अगर बात की जाए दाब की विमा की, तो यहाँ आप लोग बल की विमा लिखोगे m1L1T-2 मीटर, मीटर के लिए L⁻1 होती है, परंतु ऊपर क्या लिखा गया, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दी, ये ऊपर जाएगा, ये माइनस का 2 जाएगा, पर पहले एक प्लस का है तो ये बचता है माइनस का 1। ठीक है, तो आपके पास में विमा आ जाती है m1L-1 और T-2। ये क्या है, इसका विमीय सूत्र है। अगर बात की जाए इस दाब की कि ये दाब लगता क्यों है, तो देखिए जो आपके पास में कोई भी पात्र है, जैसे ये आपके पास में क्या है, पात्र है, हालांकि इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। ये आपके पास में क्या है, कोई एक पात्र है, और पात्र के अंदर अगर आप लोग क्या कर देते हो, तरल को भर देते हो। क्या कर दिया आपने, तरल को भर दिया, तो ये तरल जो है, तरल के जैसे तरल के रूप में मान लो आपने किसको भर दिया है, गैस को भर दिया है, आपकी मर्जी है, जो आपके पास में द्रव है उसे भी आप लोग भर सकते हो। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, गैस को भर दिया है। आपको पता है गैस के अणु जो है वो क्या करते हैं, लगातार अनियमित गति करते हैं, तो ये इस प्रकार की अनियमित गति जो है वो किसके अंदर करेंगे, इस पात्र के अंदर भी करेंगे। अगर ये पात्र के अंदर अनियमित रूप से गति करते हैं तो ये लगातार अनियमित रूप से गति करते जाएंगे, और गति करने के दौरान ये क्या करेंगे, पात्र की जो पात्र जो है इसकी जो दीवारें हैं उन दीवारों से टक्कर करेंगे। जब ये दीवारों से टक्कर करेंगे तो पात्र की दीवारों को ये क्या करने वाले हैं, संवेग जो है उस संवेग का स्थानांतरण करने वाले हैं, यानी इनके संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और न्यूटन की गति का नियम आप लोगों ने पढ़ा है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो क्या कहलाती है, बल कहलाती है। और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, ये आपका टॉपिक था दाब। दाब के बाद में अपने इसके अंदर पढ़ते हैं घनत्व और आपेक्षिक घनत्व। ρ=m/v जो फॉर्मूला पढ़ करके आए उसी को अपने आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें तो एक तो सीधा सीधा घनत्व पढ़ेंगे अपने, एक पढ़ेंगे अपने आपेक्षिक घनत्व, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अपने जल होता है उसके सापेक्ष लिया जाता है। देखिए अब इसके अंदर द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व, द्रव के घनत्व का क्या मतलब है, द्रव के घनत्व का मतलब है पदार्थ के एकांक आयतन में, पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित, पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, पदार्थ के एकांक आयतन में, पदार्थ के एकांक आयतन में, यहाँ क्या आएगा, पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्य की मात्रा। इसे अपने किस नाम से जानते हैं, घनत्व के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हो घनत्व को लिखते हैं अपने रो से, ρ=m/v। ये इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। v का मतलब आयतन हो गया, m का मतलब इसका द्रव्यमान हो गया, और रो का मतलब हो गया घनत्व। तो रो किसके इक्वल है, m/v के इक्वल है। तो यहाँ से आप लोग अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो v इक्वल आप लोग क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, m के इक्वल आ जाएगा। यानी पदार्थ के एकांक आयतन में जो द्रव्य उपस्थित है उस द्रव्य की मात्रा को ही अपने किस नाम से जानते हैं, तो उस द्रव्य की मात्रा को ही हम लोग जानते हैं किसके नाम से, घनत्व के नाम से। ठीक है, देखिए आगे इसमें अपने अगर मात्रक की बात की जाए इसकी और विमा की बात की जाए तो मात्रक देखिए सबसे पहले इसका कि जो घनत्व आपके पास में है इसका मात्रक क्या लिखोगे,
तो घनत्व का मात्रक लिखने के लिए आपके पास में एक तो ये इसका द्रव्यमान है और अपोन में क्या है, आयतन है। तो द्रव्यमान के लिए अपने एसआई पद्धति के अंदर क्या लिखा जाता है, केजी लिखा जाता है, और आयतन के लिए क्या आता है, मीटर क्यूब आती है। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, इसका मात्रक बन जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी प्रति मीटर क्यूब जो है वो क्या है, रो जो घनत्व है उसका मात्रक है। अगर विमा की बात की जाए कि इसकी विमा क्या लिखेंगे, विमा तो अपने इस रूप में विमा लिखते हैं एम एल टी के रूप में। तो टी की तो सबसे पहले अपने क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं, क्योंकि समय तो इसमें आया ही नहीं है। केजी की विमा एम के ऊपर लिखते हैं मास के रूप में, तो 1 आएगी पावर, और एल जो है उसकी पावर 3 आएगी, परंतु भाग के कारण होने के कारण ये ऊपर चली जाएगी और क्या बन जाएगा, m1 l की पावर -3 और t की पावर 0। तो ये क्या है, इसका विमीय सूत्र है। तो ये विमा आती है और ये क्या आता है, इसका मात्रक आता है। ठीक है, m1 l -3 और t 0। आगे देखिए, अपेक्षिक घनत्व जो होता है, अपेक्षिक घनत्व अपने किसे कहते हैं, अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व, ठीक है, अपना नया टॉपिक है अपेक्षिक घनत्व। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर अपने को अपेक्षिक घनत्व निकालना हो तो अपेक्षिक घनत्व का मतलब हो गया किसी के सापेक्ष घनत्व ज्ञात करना। तो जो पदार्थ है उस पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। पदार्थ के घनत्व, यह अपेक्षिक घनत्व का सूत्र है, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व का सूत्र है। तो अपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या बनता है, पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। तो इसे अपने किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं अपेक्षिक घनत्व के नाम से। पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, ये क्या है अपने पास में अपेक्षिक घनत्व है। मतलब अपने क्या कर रहे हैं, जो जल का घनत्व है उसके सापेक्ष देख रहे हैं कि अपना पदार्थ जो है उसका घनत्व क्या है। तो अगर अपनी अपेक्षिक घनत्व की बात करें तो अपेक्षिक घनत्व का अगर महत्व देखा जाए कि अपेक्षिक घनत्व जो है उसका महत्व क्या होता है, यहाँ से आप लोग इसका महत्व देख सकते हो, क्योंकि अपने जल जो है उसका घनत्व देखते हैं किस पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उस घनत्व के सापेक्ष अपने क्या करते हैं, पदार्थ का घनत्व देखते हैं। यानी कोई भी पदार्थ जो है उसका अगर आपको घनत्व देखना हो तो वो अपने किसी न किसी राशि के सापेक्ष देखेंगे कि उसका घनत्व कम है या उसका घनत्व जो है वो ज़्यादा है। तो वो घनत्व किसके सापेक्ष देख सकते हैं हमने, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व होता है उसके सापेक्ष अपने क्या कर सकते हैं, पदार्थ जो है उस पदार्थ का घनत्व देख सकते हैं। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उस पर पदार्थ का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। आगे देखिए, इसमें अपना नया टॉपिक आता है, नया टॉपिक आता है द्रव स्तंभ द्वारा आरोपित दाब। नया टॉपिक हमारे पास में आता है इसमें द्रव स्तंभ द्वारा आरोपित दाब। द्रव स्तंभ, द्रव स्तंभ द्वारा आरोपित दाब। और इसके लिए अपने क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक बेलनाकार पात्र लेते हैं। यानी हमारे पास में जो द्रव स्तंभ होता है उसके लिए क्या किया जाता है, दाब ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार पात्र लिया जाता है। जैसे ये हमारे पास में क्या है, एक बेलनाकार पात्र है, और ये जो पात्र है इसका अनुप्रस्थ काट जो है, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है। और इसमें अपने क्या करते हैं, द्रव जो है इसे भर देते हैं। जैसे इसके अंदर अपने इस तरीके से क्या कर दिया, एक द्रव को भर दिया। तो
तो मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, एक पात्र है और उसके अंदर अपने क्या कर रखा है, द्रव भर रखा है। और ये जो पात्र है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए, और इसके अंदर जो द्रव हम लोगों ने भर रखा है उसका घनत्व कितना है, रो, और एच ऊंचाई तक हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसके अंदर तरल जो है उसे भर दिया है। अब ये द्रव स्तंभ जो है ये क्या कर रहा है, ये जो पात्र है इसके पेंदा जो है उस पर क्या कर रहा है, दाब आरोपित कर रहा है। उस दाब का मान अपने क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो द्रव स्तंभ है इसके लिए दाब ज्ञात करने के लिए अपने सबसे पहले ज्ञात करेंगे द्रव स्तंभ का भार। तो देखिए इसमें द्रव स्तंभ का भार, द्रव स्तंभ का भार, द्रव स्तंभ जो है इसका भार किसके बराबर आएगा, तो इसका भार आएगा जो द्रव स्तंभ है इसमें, इस द्रव स्तंभ जो है इस द्रव स्तंभ के द्रव्य का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव स्तंभ के द्रव का द्रव्यमान, द्रव स्तंभ के द्रव स्तंभ के द्रव का द्रव्यमान और गुणा जी, ठीक है। यानी आप लोग जानते हो भार जो होता है, भार का सूत्र हम लोग क्या लिखते हैं, तो भार का सूत्र हम लोग लिखते हैं वो आता है mg। जैसा कि आप लोग पीछे पढ़कर के आए हो, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो भार होता है, भार का सूत्र हम लोग क्या लिखते हैं, mg लिखते हैं, ठीक है। यानी द्रव्यमान जो होता है उस द्रव्यमान को अगर किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, g से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब ये क्या कहलाता है, इसका भार कहलाता है। तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पर की है कि जो अपने पास में द्रव स्तंभ है इसका भार कितना आएगा, तो द्रव स्तंभ का भार आएगा द्रव स्तंभ के द्रव्य का द्रव्यमान गुणा g, यानी m गुणा g। और द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो आप लोग जानते हो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व के, आयतन गुणा घनत्व के, और गुणा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। यानी आपके पास में रो जो होता है, रो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के, द्रव्यमान बटे आयतन के। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसे पढ़ा था m अपॉन वी, रो इक्वल क्या होता है, m अपॉन वी होता है। तो यहाँ से अगर द्रव्यमान देखा जाए तो रो इंटू आयतन बनता है, यानी आयतन गुणा घनत्व और गुणा जी बनता है। तो आयतन अगर देखा जाए, आयतन कितना है, घनत्व तो सीधा सीधा दिख रहा है अपने को कितना है, रो है। जो द्रव आपके पास में उसका आयतन देखा जाए तो ये a क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और h जो है वो क्या है, ऊंचाई है। तो a और h को अगर मल्टीप्लाई कर दें, किसे मल्टीप्लाई कर दें, a और h को मल्टीप्लाई कर दें, और गुणा ये क्या है, घनत्व, घनत्व होता है रो, और गुणा g, तो ये बनता है a h रो g। ये क्या है, ये है द्रव स्तंभ का भार, द्रव स्तंभ का भार, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया, द्रव स्तंभ का भार आ गया। तो द्रव स्तंभ जो है वो क्या करेगा, पत्र के पेंदा जो है उस पर बल लगाएगा, और वो जो बल लगाएगा वो कितना आएगा, वो आएगा F, ठीक है। यानी द्रव स्तंभ क्या करेगा, द्रव स्तंभ जो है, जैसे ये हमारे पास में द्रव स्तंभ है, ये द्रव स्तंभ क्या करने वाला है, ए अनुप्रस्थ काट का जो हमारे पास में इसका पेंदा है इस पर क्या करने वाला है, ये बल आरोपित करने वाला है। और उस बल को हम लोग अगर किससे लिख दें, F से लिख दें, द्रव स्तंभ के द्वारा लगने वाला बल F। तो वो बल F किसके बराबर आएगा, तो वो आने वाला है इस बार के बराबर, यानी भार W जो है उसके क्या आएगा, ये बराबर आएगा। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो W इक्वल mg होता है ये किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। बल के बराबर इसकी विमा आती है, आप लोग सोल्व करके देख सकते हो इसे। तो F जो है ये किसके बराबर आने वाला है, तो F बराबर आने वाला है a h रो g के, यानी F जो हमारे पास में है ये F किसके बराबर है, तो F बराबर है a h रो g के। आगे देखिए बर्तन के पेंदे पर द्रव का द्रव दाब P कितना आएगा, तो द्रव दाब P, ये द्रव दाब P किस पर ज्ञात कर रहे हैं, ये द्रव दाब P जो है वो ज्ञात कर रहे हैं इस बर्तन के पेंदे पर, या जो पात्र हम लोगों ने ले रखा है बेलनाकार पात्र, इसके पेंदे पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इस दाब का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा P इक्वल F अपॉन A, कितना आएगा, P इक्वल F अपॉन A। तो अब हमारे पास में आएगा a h रो g, ठीक है, अपॉन में a से a कैंसिल, इसे आप लोग लिख सकते हो रो g h। ये किसका मान आ जाता है,
द्रव स्तंभ के द्वारा लगने वाले दाब का मान आ जाता है। यानी दाब P जो है वो हमारे पास में किसके बराबर आ रहा है, ये हमारे पास में आ रहा है P इक्वल ρg/h के। द्रव स्तंभ के द्वारा लगने वाला दाब P किसके बराबर आ रहा है, तो ये दाब P बराबर आ रहा है ρg/h के गुणा के बराबर। यानी ρg और h जो है इनका अगर गुणा किया जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, द्रव स्तंभ के द्वारा लगने वाले दाब के बराबर आ जाएगा। दूसरा देखिए आगे अपने, ये जो दाब है यानी द्रव स्तंभ द्वारा आरोपित दाब, द्रव स्तंभ द्वारा आरोपित दाब, ये किस किस बात पर निर्भर कर रहा है, तो ये दाब जो है ये अनुक्रमानुपाती है किसके, H के। H जो है इसके क्या आता है, ये समानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती आता है। यानी H समानुपाती है किसके, H के। ठीक है, यानी जैसे जैसे आप लोग ऊंचाई को बढ़ा देते हो द्रव स्तंभ की दाब जो है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी तरीके से ये आरोपित दाब P जो है ये किसके समानुपाती है, तो ये समानुपाती आता है रो के। घनत्व जो है उसके भी क्या आता है, ये समानुपाती आता है। यदि आप लोग क्या कर देते हो, घनत्व को बढ़ा देते हो तो घनत्व को बढ़ाने पर द्रव स्तंभ के द्वारा लगने वाला दाब जो है इसका मान बढ़ जाएगा। अगर आप लोग घनत्व को कम कर दोगे तो द्रव स्तंभ के द्वारा लगने वाला दाब जो है इसका मान घट जाएगा। इसी तरीके से एक और बच गया ये G, तो P जो है वो समानुपाती है किसके, G के। यानी अगर आप लोग क्या कर देते हो, G को कम ज़्यादा कर देते हो तो उसमें भी द्रव स्तंभ के द्वारा लगने वाला दाब जो है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये आपकी निर्भरता आ जाती है लगने वाले दाब P, यानी द्रव स्तंभ द्वारा आरोपित दाब जो किस पर डिपेंड करता है, वो H के समानुपाती होता है, रो के समानुपाती होता है और G के समानुपाती होता है। यानी जितनी राशियां हम लोगों ने यहाँ पर ली है वो सभी राशियां इसके अंदर आ रही है, किसे छोड़ करके, सिर्फ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को छोड़कर। अनुप्रस्थ काट जो है उसके क्षेत्रफल को छोड़ करके, अनुप्रस्थ काट जो है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल A। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल A है उसको छोड़ करके क्या आता है, ये सभी पर डिपेंड करता है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास में जो तरल है जिस पात्र में भरा गया है उस पात्र का अनुप्रस्थ काट जो है उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है। अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आप लोग बदल दोगे तो द्रव स्तंभ द्वारा जो दाब आरोपित किया जा रहा है इस दाब पर किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, द्रव स्तंभ द्वारा लगने वाले दाब की निर्भरता को देख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्कल का नियम। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आने वाला है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि पास्कल का जो नियम है वो अपने क्या बताता है और इसके कुछ उदाहरण और इसका प्रायोगिक सत्यापन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है।